हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th जनवरी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। इम्पॉर्टेंट डेज़ के बाद आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी है। हालांकि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी को सेपरेट कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो परचम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको इंडियाज़ हिस्टोरिकल फिगर सीरीज़ के लगभग 25 वीडियोज़ मिलेंगे। उनमें से आपको एक वीडियो लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी पे भी मिलेगा, तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है कि किस नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, कहाँ पर इनका निधन हुआ था, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, और कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी सारे पर्सन न्यूज़ में हैं, तो उन सारे पर्सन्स पे बात करेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम और मेलों के ऊपर चर्चा करनी है। फिर जो सारी न्यूज़ हमने कवर की हैं उनको रिवीजन के लिए आप हेडलाइन देख सकते हैं, जिससे आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉपी पेन लेके खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लें, नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते, तो आप उनको वहाँ से ले सकते हैं। अंत में रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सेशन थोड़ा फास्ट हो गया था, तो आज हम बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हमारा बर्निंग इशू भी आता है, और बर्निंग इशू जो है वो परचम वॉल्यूम 2 पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आने वाली हूँ उसका नाम जो है वो है हमारे, आप इस पूरे टॉपिक को UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि जो जोशीमठ है उत्तराखंड का टाउन, वो क्यों सिंक हो रहा है, या फिर क्या रीज़न है उसके सिंक होने का। ठीक है, तो उन सारे विषयों पे हमें वहाँ पर चर्चा करनी है कि जोशीमठ क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरीके से शंकराचार्य जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, या फिर कौन सा नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरता है, NTPC पावर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करनी है, और कई सारी नई जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी आपको वहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले 11 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। आज भी हमारे देश के अलावा पूरे वर्ल्ड के कई सारे देशों में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, मतलब इंसानों को बेचा खरीदा जाता है, इसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए 11 जनवरी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट या USA के सीनेट के द्वारा की गई थी 2007 में एक रेजोल्यूशन को पास करते हुए, और कहा गया कि हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। 2010 में जो प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा, उन्होंने मंथ ऑफ जनवरी को पूरा एंटायर मंथ जो है उसे अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए डेडिकेट भी किया था। तो याद रखेंगे 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी वीक के बारे में। तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक, 11th ऑफ जनवरी से 17th ऑफ जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि रोडों पे कई सारा एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट के कारण कई सारे लोगों की जान जाती है, तो इसके कारण रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। और NSC मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, NSC जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हेल्थ एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं उन सब के लिए एक काम करती ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब किसी संस्था, ऐसी संस्था जो किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, उसको हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसके द्वारा ये पूरा रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 11th ऑफ जनवरी। देखिएगा 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जो कि हमारे देश के 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं, लेकिन इनका निधन 11th ऑफ जनवरी 1966 को ताशकंद में हो जाता है, और ताशकंद प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इन्हें 1966 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। और ये हमारे देश के पहले ऐसे रेसिपेंट हैं या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आफ्टर डेथ मतलब मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जय जवान जय किसान किसका स्लोगन था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का था। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं, जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज थे जो डिस्कस करने थे, वो मैंने कर लिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है उसमें बात की गई थी कि हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो उसके बाद आरबीआई एक्ट, उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 आता है। और 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता को बनाया जाता है। लेकिन 1937 में आपने देखा था कि हेड ऑफिस को मुंबई में शिफ्ट कर दिया। तो आज के समय में आरबीआई का हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आरबीआई जो है उसके 25वें नंबर के गवर्नर तो हमें पता है शक्तिकांत दास है। आरबीआई में एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा टेन्योर बाय 1 ईयर। तो इनका टेन्योर जो है वो 14 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके भी मेंबर हैं माइकल पात्रा जी। ठीक है, अब आरबीआई में जैसा कि मैंने कहा कि 4 डिप्टी गवर्नर होते, तो एक तो आपने देख लिया कि माइकल देवव्रत पात्रा है। इसके अलावा एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी तबी शंकर, ये सभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, क्योंकि आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं मेटा इंडिया के बारे में। मेटा अपॉइंट विकास पुरोहित एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया। तो फेसबुक पेरेंट मेटा के द्वारा विकास पुरोहित को डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे टाटा CLIQ में अक्टूबर 2022 में। अब इन्हें डायरेक्टर ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया में बना दिया गया है मेटा के द्वारा। ठीक, चलिए अब एक देश के बारे में बात करते हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है गबन। ये वो गबन घोटाला वाला गबन नहीं है, ठीक है। गैबन भी बोलते हैं, गैबॉन। तो गैबॉन या गबन जो भी आप बोलना चाहें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप यहाँ पर देखिए वो देश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस देश की जो पहली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बोलूँगी, सॉरी, फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका प्रमोशन हो गया है और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जब बना दिया जाएगा तो ये पोजीशन तो खाली हो जाएगी, तो नया प्रधानमंत्री भी अपॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो गैबन है या गवर्न है उसे नया वाइस प्रेसिडेंट और नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है। दोनों लोगों के नाम हम ज़रा देख लेते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ गैबन कौन है? अली बोंगो। अली बोंगो, इन्होंने हम गवर्न की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टिनो रापोंडा को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बनाया है। ठीक है, तो रोज क्रिस्टीन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई है गैबन की, और प्रेसिडेंट कौन है? अली बोंगो है। ठीक है, इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जुलाई 2020 में अपॉइंटमेंट ली थी। इसके अलावा ये बजट मिनिस्टर भी रही हैं 2012 में। अब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो खाली हो गई, अब देश में नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो एलन क्लाउडे बिली बाय नेजे ठीक है, एलन क्लाउडे आप याद रख सकते हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, अगर हम करेंसी देखते हैं तो करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक आपको यहाँ पर करेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी हमने आज एक देश के बारे में चर्चा की है, गैबन। इसके अलावा एक और देश के बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे, विच इज़ पनामा। ठीक है, तो आज इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको 2 नए देशों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा साहित्य की क्षेत्र में है ना, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड माना जाता है।
ठीक है। अगर हम रिसेंट दिए गए ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करें तो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो असमी पोएट नीलमणि फूकन को दिया गया था। 56वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? असमी पोएट नीलमणि फूकन को दिया गया था। वहीं 57वें नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मौजो को दिया गया था। तो दामोदर मौजो से क्वेश्चन और नीलमणि फूकन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको याद रखना दामोदर जी जो है 57 नंबर का ज्ञानपीठ प्राइज उन्हें मिला है और कोंकणी राइटर है। वहीं अगर नीलमणि फूकन के बारे में बात करते हैं तो असमी राइटर है, 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ अवार्ड को दिया गया था। इसके अलावा आपको 54th नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड को भी याद रखना है। 15th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में अमिताभ घोष को मिला था। अमिताभ घोष इंग्लिश भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले राइटर बने थे, इसलिए अमिताभ घोष का नाम भी आप याद रखेंगे। अब ये चर्चा क्यों निकली है? क्योंकि कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ अवार्डी रहमान राही जी का निधन हो गया है। ठीक है ना, कश्मीर के पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो थे रहमान राही। इनका निधन 98 ईयर्स में हो गया है। इन्होंने कई सारी कश्मीरी भाषा में जो है वो पोइट लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। इनका पोएम कलेक्शन था नवरोज़ ए सबा 1961 में आया था और उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें 2007 में दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें 2007 में दिया गया था और कश्मीर के पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, रहमान राही। ठीक है, और इनकी जो रचना थी, इनका जो काम था शहारोत ई जायरन मंज। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें 2007 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फिर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। तो पद्मश्री भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, साथ ही साथ पहले कश्मीरी पोएट जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो अपने लिहाज से ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, रहमान राही। ठीक है, चलिए अब अगले हम यहाँ पे एक रचना के बारे में बात करते हैं जो कि संजीव सन्याल ने की है। संजीव सन्याल, ठीक है, आप बुक देख सकते हैं। हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल रिलीज हिज न्यू बुक जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। इसके अलावा इनकी कई सारी और रचनाएं हैं, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, द ओशियन ऑफ चर्न, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज एंड द इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो सचिन सन्याल जी की हैं। एक और पुस्तक है यहाँ पे जो MS धोनी जी के द्वारा लॉन्च की गई है, केवल लॉन्च की गई है। ठीक है ना, धोनी रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफार। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा, अपनी कथा जो हम खुद लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे धोनी जी के द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफार जी की ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया गया है। के अब्दुल गफार जी एक एजुकेशनलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नाज साक्षी। ठीक है, नजान साक्षी। ठीक है, मी एज द विटनेस। तो इस पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें प्रोफेसर के अब्दुल गफार जी ने पूरा बताया है कि किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन ली, जब स्टूडेंट थे तो क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, आज किस तरीके से एजुकेशन के सेक्टर में हमारे देश में काम हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इस पुस्तक में लिखी हैं। इस पुस्तक की पहली कॉपी या फर्स्ट कॉपी जो है इस बुक की वो किससे मिली है? CEO ऑफ दुबई हेल्थ अथॉरिटी मरवान अल मुल्हा को ये दी गई है। नेक्स्ट है चेतन शर्मा कंटिन्यू एज द चेयरमैन ऑफ BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी। देखिए, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि BCCI के द्वारा नए यहाँ पे टेस्ट या नया फॉर्मेट डिसाइड किया गया है सिलेक्शन के लिए। आपको मैंने यो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट के बारे में ऑलरेडी बताया गया था। अब किस तरीके से सिलेक्शन होगा तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वापस से मतलब रीअपॉइंट कर दिया गया है चेतन शर्मा को। तो चेतन शर्मा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 5 मेंबर BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी। इसके पहले 2020 में इन्हें अपॉइंट किया गया था और ये अपॉइंटमेंट हुई है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन से। BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये कौन है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा पूरे साल भर में इनकी तस्वीर। ये जितेंद्र सिंह जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
इन्होंने नेशनल साइंस डे 2023 के लिए थीम लॉन्च की है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहती हूँ। 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी 1928, तो 28 फेब 1928 को सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। और इसी रमन खोज की डिस्कवरी के लिए 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इसलिए 28 फरवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे 2023 के लिए थीम को इशू किया गया है, और वो थीम किसने जारी की है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। अब थीम क्या डिसाइड की गई है? ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग यहाँ पर नेशनल साइंस डे 2023 की थीम है। अब इसके अलावा देखिए, कल 10 तारीख थी और 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया था, राइट। वर्ल्ड हिंदी डे की थीम वहाँ पर रह गई थी, तो आज मैंने उसको इंक्लूड कर दी है। तो वर्ल्ड हिंदी डे की जो थीम थी वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड हिंदी डे की थीम थी 2023 के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो फिजी में होने वाली है, ठीक है, 15 से लेके 17 फेब 2023। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये जो स्लाइड दिख रही है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप मान के चलिए। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज लॉन्च लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू। अच्छा देखिएगा, कोई भी फ्यूल हो, कैरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, वॉटेवर, कोई भी फ्यूल होता है तो उस फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये बात आपको पता है। और जब वो बर्न होता है, अगर कोई फॉसिल फ्यूल है और वो बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली रिलीज होनी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कोयले को जलाओ और कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। हमेशा कोई भी फॉसिल फ्यूल होता है वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पे जाते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है कि नहीं। और ऐसे में अगर हमारे इंडियन आर्मी के पर्सनल्स ऐसे किसी फ्यूल को यूज़ करते हैं जो कि जलने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल तैयार किया गया है फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू। मैटर क्लियर हुआ। इंडियन स्टेट रिफाइन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम बीपीसीएल भी कहते हैं, उनके द्वारा लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल, जिसको एसकेओ कहा जा रहा है, इसे रिलीज किया गया, इसे लॉन्च किया गया है फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऊंचाई पे जाने पे कम हो जाता है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो सोल्जर्स पर पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। और हम चाहते हैं कि 2070 तक नेट कार्बन एमिशन 0 हो जाए, तो उसलिए ऐसे इनिशिएटिव को आना बहुत ज़रूरी है। बीपीसीएल का फॉर्मेशन 1952 में हुआ था, मुंबई इसका हेड ऑफिस है और वी.आर. गुप्ता चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट के बारे में। तो टॉप 10 की लिस्ट में भारत के 2 एयरपोर्ट इंक्लूड हैं। एक है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब बेंगलुरु एयरपोर्ट, और दूसरा है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आइए हम टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स की लिस्ट को एक बार नज़र डाल लेते हैं। याद रखेंगे, बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग 2nd नंबर पे है। भारत में तो फर्स्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें टॉप 10 में तो इसकी रैंकिंग 2nd नंबर पे है। वहीं दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग आपको 7th नंबर पे देखने को मिलेगी टॉप 10 में। ठीक है, सो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एयरपोर्ट एंड द एयरलाइन सीरम इशू अ लिस्ट ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट ऑफ 2022, जिसमें बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग 2nd नंबर पे है। वहीं दिल्ली का जो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग 7th नंबर पर है। अगर हम टॉप 3 के बारे में बात करते हैं, टॉप फर्स्ट नंबर पे टोक्यो जापान का हैनेडा एयरपोर्ट है। 2nd नंबर पे बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 3rd नंबर पे सॉल्ट लेक सिटी यूएसए का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 4th नंबर पे डेट्रॉइट यूएसए का एयरपोर्ट है। 5वें नंबर पे भी यूएसए का फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट है। 6वें नंबर पे यूएसए का सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 7वें नंबर पे दिल्ली का इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपको टॉप 10 में भारत के 2 एयरपोर्ट्स के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 36 इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल, जो कुछ तिरुपति में हुआ था। सो केरला यूनिवर्सिटी वॉन ओवरऑल चैंपियनशिप एट द यूथ फेस्टिवल। तो केरला यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियनशिप को जीत गई है यूथ फेस्टिवल के। तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला
ने टॉप किया है ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 36 इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल इन तिरुपति, और जो रनर अप रहा है वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा है। याद रखने वाली बात है कि भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर अलख्या पुंजला जो है वो चीफ गेस्ट थी इस इवेंट की। तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अलख्या पुंजला का रिलेशन किस डांस फॉर्म से है, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। ठीक है, अब ये जो चैंपियनशिप हुई थी 36 नंबर की इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें 5 अलग अलग कैटेगरी में प्राइज दिए जाते हैं, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट, थिएटर एंड आपका लिटरेचर वर्क। तो म्यूज़िक की कैटेगरी में MGU कोट्यम को अवार्ड मिला है, डांस की कैटेगरी में श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, फिर फाइन आर्ट की कैटेगरी में योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी, और थिएटर और लिटरेसी में लिटरेचर में देखेंगे, थिएटर और लिटरेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ केरला को दिया गया है। अगली बात करते हैं केरला के सीएम के बारे में। तो केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि केरला इज द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। इन्होंने डिक्लेयर क्या किया है कि भारत का पहला राज्य केरला बन गया है जो कि पूरी तरीके से फुली डिजिटल है बैंकिंग सर्विसेज के सेक्टर में। ठीक है, तो केरला बिकम द कंट्री फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरला बन गया है। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है उनकी मदद से। ठीक है, साथ ही साथ केरला देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राइट टू इंटरनेट डिक्लेयर किया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना आर्टिकल 21 के अंतर्गत, द राइट टू इंटरनेट भी हमारा फंडामेंटल राइट है। हर एक व्यक्ति को इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और वो चीप कॉस्ट में इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए। केवल अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं हो जाता है कि हमारा जो राज्य है वो राइट टू इंटरनेट फैसिलिटी पे काम करता है, उसके लिए आपको काम भी करना होता है। इसलिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क जो है इसके अंतर्गत लगभग 17,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लो कॉस्ट पे, चीपर प्राइस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट केरला के हर एक व्यक्ति को इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके जरिए आप किसी भी हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस को माप सकते हैं और उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं और इनके लिए डिफरेंट प्राइस भी दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल की अगर आपको ग्रेडिंग करनी है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो आपको इस पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए कि वो हॉस्पिटल आपको हेल्थ केयर की कैसी फैसिलिटी दे रहा है और कितनी दामों पर, कितनी वैल्यू पे दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और आपको फैसिलिटी कम दी जा रही है। तो यहाँ पर जो ये फोकस किया जाएगा वो मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द वैल्यू ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। और ये जो इनिशिएटिव है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है नया सिस्टम, जिसके जरिए हॉस्पिटल में मेजर किया जाएगा उसका ग्रेड और परफॉर्मेंस अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रांची झारखंड से की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज टू मीट इन चेन्नई। अब देखिएगा G20 को भारत होस्ट कर रहा है तो कई सारी मीटिंग्स होंगी। अभी डेली में इस मीटिंग को डिस्कस नहीं कर सकती, डेली हमें वापस से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन ग्रुप की मीटिंग कहाँ होगी, फाइनेंशियल ग्रुप की मीटिंग कहाँ होगी, क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग कहाँ होगी, एनवायरनमेंट चेंज पे मीटिंग कहाँ होगी, कल्चर मीटिंग कहाँ होगी। तो डेली डिस्कशन के टॉपिक होने नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा कि हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो तिरुवनंतपुरम में 18 से 20 जनवरी को होगी। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग चेन्नई में हो रही है 31 जनवरी से लेकिन 2 Feb तक। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जोधपुर में होगी। एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में होगी। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में 8 से लेकर 10 फरवरी तक होगी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो रन ऑफ कच्छ में आयोजित की जाएगी। पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंदौर में होगी और कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगी। तो इन सबको आप ले सकते हैं। तो यही न्यूज़ यहाँ पे है कि पहली जो देशों मतलब G20 देशों का पहला शिक्षा समूह का जो मीटिंग है वो चेन्नई में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
और IIT मद्रास की टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं डेली इन न्यूज़ को कवर नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है, कहाँ पर कौन सी मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, परशुराम कुंड फेस्टिवल का आयोजन कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है 12 से लेकर 16 जनवरी तक। देखिएगा, हमारे देश में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें से एक कुंभ का फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। वैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर आप कुंभ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का कुंभ इस परशुराम कुंड फेस्टिवल को कहेंगे। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि परशुराम कुंड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, परशुराम कुंड जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगा और लोहित रिवर से 21 किलोमीटर आपको लोहित डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे परशुराम कुंड है वहाँ पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते तो इस परशुराम कुंड को जो है वो नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग भारत के तो अलग अलग जगहों से तो कुंभ में इस परशुराम कुंड फेस्टिवल में लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं। इसके अलावा नेपाल के अलावा दूसरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ से भी लोग इस कुंभ मेले में या परशुराम कुंड महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये जो परशुराम कुंड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसको प्रसाद स्कीम के अंतर्गत भी डेवलप किया जा रहा है। प्रसाद स्कीम के बारे में मैंने कई बार बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर काम करती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और प्रसाद का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया है, पिलग्रिम रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव प्रसाद का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं पनामा सिटी के बारे में। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने कहा था, ऊपर आता है नॉर्थ अमेरिका, नीचे आता है साउथ अमेरिका, बीच में आता है मिडिल अमेरिका और जहाँ पर आपको एक सिटी दिखती है पनामा। पनामा की जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। ठीक है, पनामा सिटी से एक कैनल जाती है जिसको पनामा कैनल कहा जाता है। 1914 में 1914 में से ओपन किया गया था और ये जो पनामा कैनल है वो पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी से कनेक्ट करती है। प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम ये पनामा नहर करती है। ठीक है, पनामा की कैपिटल आपने देख लिया कि पनामा सिटी है और बालबोआ यहाँ पर करेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये देख लिया आपने पनामा कहाँ है। चलो अब हम वापस लौट कर आते हैं। पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना, अभी 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हम इंदौर में सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो पनामा के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर आई हुई थी। पनामा की फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर आई हुई थी और उनकी मुलाकात हो गई एस जयशंकर जी से। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा करेंगे। पहले तो नॉर्मल खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद कुछ ना कुछ तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी ना। तो बिल्कुल एस जयशंकर जी के बीच में और पनामा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जेनिना मैनकोमो, उनके बीच में यहाँ पर कुछ MOU साइन हुए हैं। तो पहला MOU साइन हुआ है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स जो हैं उनको, राजनयिक है ना डिप्लोमेट्स, उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया है दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। इसके अलावा इकोनॉमी के सेक्टर में, हेल्थ फाइनेंस के सेक्टर में कैसे हमें काम करना है और उन अपॉर्चुनिटी पे भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया। आपको याद रखना है कि पनामा के जो मिनिस्टर हैं ये 17 नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में आयोजित किया जा रहा था वहाँ पर ही शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आज के हमारे छोटे छोटे से करेंट अफेयर्स थे। ठीक है, हालांकि न्यूज़ और भी ज़्यादा थी, हमें BIS सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कशन करना था और भी न्यूज़ डिस्कस करनी थी, लेकिन सेशन बड़ा ना हो जाए इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए वो सारी न्यूज़ को मैंने शिफ्ट कर दिया कल के लिए। ठीक है, तो कल हम उन सारी न्यूज़ को देखेंगे, लेकिन आज आप बर्निंग इशू को नहीं देखना भूलेंगे क्योंकि आज बर्निंग इशू में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको सिस्मिक जोन 5 के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको MCT के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि किस तरीके से लैंड सब्सिडेंस होता है ना, लैंडस्लाइड क्या होती है। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा NH7 के बारे में। ठीक है, और कई सारे आपको इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में जानकारी को मिलेगी। तो आप इस बर्निंग इशू को देखना नहीं भूलेंगे। आइए अब जल्दी से हेडलाइंस को कवर कर लेते हैं। जैसे कि RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा जी का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, गेवन को अपने नए वाइस प्रेसिडेंट और नए प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं। ठीक है, मेटा के द्वारा विकास पुरोहित को डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया अपॉइंट किया गया है। वहीं कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ अवॉर्डी रहमान राही जी का निधन हो गया है। हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल जी के द्वारा रिसेंटली एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज
फिर धोनी जी के द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई है जो कि प्रोफेसर के अब्दुल गफ़ार जी की है। चेतन शर्मा जी को कंटिन्यू चेयरमैन बनाया गया है बीसीसीआई सीनियर सिलेक्शन कमेटी का। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है उसके लिए थीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बेंगलोर दिल्ली जो है वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट बन गए हैं। बेंगलोर की रैंकिंग दूसरे नंबर पे और दिल्ली की 7वें नंबर पे है। टोक्यो फर्स्ट नंबर पे है। केरला यूनिवर्सिटी वॉन ओवरऑल चैंपियनशिप एट यूथ फेस्टिवल जो कि तिरुपति में हुआ था। केरला जो है वो हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। गवर्नमेंट के द्वारा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है टू मेजर एंड ग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप ऑफ G20 मीटिंग जो है वो चेन्नई में आयोजित की जाएगी 31 जनवरी से लेकर 2 Feb तक। फिर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि परशुराम कुंड फेस्टिवल का आयोजन 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसे नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी कहा जाता है। इंडिया ने साइन किया है MOU विद पनामा टू इन्हांस कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। तो ये आज हमने न्यूज़ को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ अब हम MCQ देखते हैं। पहला है ग्लोबल पार्टनरशिप और फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप G20 मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीरम रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट में भारत का कौन सा एयरपोर्ट शामिल है? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग टॉप पर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा रिसेंटली 122 कहीं कहीं 120 लिखा है, कहीं कहीं 122 फीट लिखा है टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में, क्योंकि बोला जाता है कि एंशिएंट समय से ही पोलो की शुरुआत मणिपुर में हुई थी। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल किसे अपॉइंट किया गया? तो चेयरमैन तो बने हैं श्याम मेहरा, लेकिन वाइस चेयरमैन के बारे में बात हो रही है तो वाइस चेयरमैन बने हैं राजेश रोखड़े, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर CEO एंड FD पेटीएम बैंक लिमिटेड के किसे अपॉइंट किया गया है? तो सुरेंद्र चावला को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सानिया मिर्जा जिन्होंने रिसेंटली कहा है कि वो प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले लेंगी, तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 36 इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल इन तिरुपति? तो किसने? केरला यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है ना। कि चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 इस पुस्तक को किसने रिसेंटली रिलीज किया है और ये जो बुक है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री पर आधारित है? तो दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।